मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय वांगड़ महाविद्यालय डीडवाना, और हम पढ़ रहे हैं रेशियो एनालिसिस यानी अनुपात विश्लेषण, जो बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट में पढ़ाया जाता है। आज हम इसके अंतर्गत क्वेश्चन के माध्यम से रेशियो एनालिसिस करना सीखेंगे। और इसके अंदर हम पहला जो रेशियो सीखने जा रहे हैं वो है तरलता या अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात। ये अनुपात एक व्यवसाय की अल्पकालीन वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी व्यवसाय की तरलता का आशय उसके द्वारा अपने चालू दायित्वों का यथासमय भुगतान करने की क्षमता से है। अल्पकालीन ऋणदाता या व्यापारिक बैंक व्यवसाय की अल्पकालीन तरलता में रुचि रखते हैं और इसी के आधार पर वह संस्था से अपना व्यवसाय और व्यापार रखने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत हम 3 तरह के अनुपातों का विश्लेषण करते हैं, जिसमें पहला है हमारा चालू अनुपात या करंट रेशो, और वर्किंग कैपिटल रेशो भी इसे कहते हैं। चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों के मध्य जो अनुपात होता है उसे हम चालू अनुपात कहते हैं, अथवा इसे हम कार्यशील पूंजी अनुपात भी कहते हैं। दूसरा अनुपात हमारा है तरलता या त्वरित अनुपात। किसी व्यवसाय द्वारा उसके दायित्वों को तुरंत चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए तरलता अनुपात ज्ञात किया जाता है। इसे क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो के नाम से भी जाना जाता है। यह अनुपात तरल संपत्तियों और चालू दायित्वों के बीच संबंध स्थापित करता है। यहाँ हमारा तरल संपत्तियों से आशय जो हमारी चालू संपत्तियां हैं उनमें से हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर घटा देते हैं तो हमारी तरल संपत्तियां या लिक्विड और क्विक एसेट्स ज्ञात हो जाती है। उसके माध्यम से हम अनुपात की गणना करते हैं। और तीसरा हमारा जो है पूर्ण तरलता अनुपात। पूर्ण तरलता अनुपात यह संस्था की तीव्र तरल स्थिति का अत्यंत सूक्ष्म जांच के लिए प्रयोग में लिया जाता है। और इसकी गणना के लिए हमारे पास में जो नगद रोकड़ होती है, बैंक में नगद जमा होती है, और तुरंत विक्रय योग्य प्रतिभूतियाँ, 3 तरह की जो हमारी संपत्तियाँ हैं, नगद जो हमारे हस्तगत है, बैंक में जमा है, और विक्रय योग्य प्रतिभूतियाँ हैं, इनको हम चालू संपत्तियों में शामिल करते हैं और चालू दायित्वों से भाग दे देते हैं। और इनमें चालू दायित्व हम वो लेते हैं जो बैंक ओवरड्राफ्ट के बिना होते हैं। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिया होता है तो हम सारा का सारा करंट एसेट, जो हमारी करंट लायबिलिटीज़ है, उनको हम ध्यान में रखते हैं। अब करंट लायबिलिटीज़ होती क्या है उनको एक बार हम थोड़ा सा जान लें। करंट लायबिलिटीज़ में हम हमारे क्रेडिटर्स यानी लेनदार, बिल्स पेबल, देवी पत्र, बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बैंक अधिविकर्ष, अल्पकालीन ऋण शॉर्ट टर्म हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, लोन्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, इनकम टैक्स पेबल है, अनक्लेम्ड डिविडेंड है, प्रोविज़न फॉर टैक्सेस हैं, और प्रपोज डिविडेंड है। इनके अंतर्गत हम इनको करंट लायबिलिटीज़ में शामिल करते हैं। शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस में हमारे शॉर्ट टर्म लोन्स जो हमारे होंगे वो भी इसमें आते हैं, इसी में काउंट किए जाते हैं। अगला हमारा है करंट एसेट्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, सब जानते हैं आप इसे। डेटर्स हमारे जो हैं बिल्स रिसीवेबल्स, स्टॉक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, यानी जिनको हम बहुत तुरंत बेच सकें मार्केट में,
उन सिक्योरिटीज़ को इसमें शामिल करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे, और एडवांस पेमेंट अगर हमने कर रखा है, अग्रिम भुगतान अगर हमने कर रखा है, तो वो हम करंट एसेट्स के अंदर शामिल करते हैं। इसी के अंतर्गत हम देख लेते हैं कि चालू अनुपात का आदर्श अनुपात क्या होता है। चालू अनुपात, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, ये संस्था के चालू दायित्वों को चुकाने की क्षमता को बताता है, और यह 2:1 में संतोषजनक माना जाता है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन के साथ साथ हमें इन अनुपातों का निर्वचन करना भी आवश्यक होता है। यानी हमें यह बताना जरूरी होता है कि हम जो गणना कर रहे हैं क्या वह सही है और क्या वह संस्था के लिए संतोषजनक है। इनके बारे में हमें पूरी जानकारी देनी होती है। तो ये निर्वचन आपको ध्यान में रखना होता है कि चालू अनुपात जो है 2:1 अगर आता है तो ये संतोषजनक होता है, और इससे अधिक की जो स्थिति होती है वो हम ये मानते हैं कि हमारा व्यवसाय जो है तरल दायित्वों का या चालू दायित्वों का भुगतान करने में सक्षम है। अगला है हमारा तरलता या त्वरित अनुपात। यह अनुपात तरल संपत्तियों और चालू दायित्वों के बीच का संबंध जो है वो स्थापित करता है। इसके अंतर्गत हम तरल संपत्तियों में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं उनको हटा देते हैं, और बाकी जो एसेट्स होती है उनको लेते हैं और करंट लायबिलिटी से भाग दे देते हैं। यहाँ ये ध्यान रखना है कि यह अनुपात 1:1 में ही आदर्श अनुपात माना जाता है, और अगर इससे कम अगर अनुपात होता है तो हम ये मानते हैं कि संस्था की वित्तीय स्थिति जो है वह अच्छी नहीं है। इसलिए हमें इस अनुपात को निर्वचन करते समय पूरी बातें ध्यान में देनी होगी। और तरलता अनुपात से हम चालू अनुपात की तुलना के अंदर हम ये बता सकते हैं कि स्कंद हमारा कितना प्रभावित करता है संस्था की भुगतान क्षमता को, ये हम आसानी से बता सकते हैं। तीसरा अनुपात है हमारा पूर्ण तरलता अनुपात। इसे तीव्र तरलता अनुपात भी कहते हैं, हम सुपर क्विक रेशियो भी कहा जाता है इसे। इसकी गणना नगद रोकड़, बैंक में जमा जो हमारी राशि है वो भी इसमें हम शामिल करते हैं, और तुरंत विक्रय योग्य प्रतिभूतियों में चालू दायित्व का भाग दिया जाता है। पर यह चालू दायित्व कौन से होते हैं? इनमें से अगर हमारे पास में बैंक ओवरड्राफ्ट अगर है तो उसको हम कम कर देते हैं। ध्यान रखना है, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं होता है तो पूरी की पूरी राशि जो हमारी चालू दायित्व जो है वो उनको हम लेंगे, और यह अनुपात जो है 0.5:1 में आदर्श अनुपात होता है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चंस के अंदर हमें एक बैलेंस शीट दी गई है, और इस बैलेंस शीट के माध्यम से हमें गणना करनी है चालू अनुपातों की, त्वरित अनुपात की, पूर्ण तरलता अनुपात की, और इसके बाद में हमें निर्वचन या इसकी समीक्षा भी करनी है। इक्विटी शेयर कैपिटल दिए गए, चूँकि हमें चालू संपत्ति और चालू दायित्व से ही आशय लेना है, मतलब लेना है, उन्हीं को हमें समझना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल फिक्स्ड है हमारी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फिक्स्ड है, रिजर्व एंड सरप्लस फिक्स्ड है, डिबेंचर्स फिक्स्ड, ये हमारी फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ हैं, इनको हम यहाँ इग्नोर करेंगे अभी। करंट लाइबिलिटी स्पष्ट रूप से दे रखी है इन्होंने, सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं 60,000 के, बिल्स पेबल दे रखे हैं 1 लाख रुपए के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं हमारे 10,000 के, और बैंक ओवरड्राफ्ट 1,30,000 रुपये का। एसेट साइड्स के अंदर हमारी फिक्स्ड एसेट्स दी हुई है, इग्नोर करेंगे हम इसे। इन्वेस्टमेंट दिए गए हैं, इसे भी हम इग्नोर करेंगे। और करंट एसेट्स के अंदर हमें जो दिए गए हैं वो है कैश है हमारी 50,000, डेटर्स है 1.5 लाख, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है 2 लाख, और स्टॉक जो हमारा है वो दिया गया है 3 लाख। और इसके माध्यम से हम अब अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमें क्या क्या कैलकुलेशन लेनी है। हमें लगभग 4 तरह की कैलकुलेशन लेनी है। एक 5वीं कैलकुलेशन है जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करते ही आपको बता दूंगी, उसके साथ साथ ही
चार तरह की कैलकुलेशन हमें कैसे लेनी है। पहले तो हमें करंट एसेट्स निकालना है। करंट एसेट्स में कैश है हमारी 50,000 रुपये, डेटर्स हैं 1.5 लाख रुपये, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हमारी हैं 2 लाख रुपये और स्टॉक है 3 लाख रुपये। टोटल हमारा करंट एसेट्स जो होगा वो 7 लाख रुपये का होगा। दूसरी हमारी कैलकुलेशन होगी वो करंट लाइबिलिटीज़ की। एक बार हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा वर्किंग नोट भी कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि क्वेश्चन के वर्किंग नोट्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं, इनके भी पूरे नंबर मिलते हैं। अगर इनके बिना हम क्वेश्चन करते हैं तो यूँ लगता है कि जैसे हमने कहीं से नकल किया है, तो वर्किंग नोट देना बहुत ज़रूरी होता है। करंट लाइबिलिटीज़ जिसके अंतर्गत क्रेडिटर्स हैं हमारे 60,000 रुपये के, बिल्स पेएबल है 1 लाख रुपये का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 10,000 रुपये के, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,30,000 रुपये के, और टोटल करंट लाइबिलिटीज़ हमारी हो गई 3 लाख रुपये की। तीसरा पॉइंट है हमारा लिक्विड और क्विक एसेट्स से संबंधित। इसके अंतर्गत हम जानते हैं कि करंट एसेट्स में से अगर स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस घटा दिया जाए तो हमारी लिक्विड या क्विक एसेट्स ज्ञात हो जाती है। करंट एसेट्स जैसे हमने पहले कैलकुलेट किए हैं 7 लाख रुपये है, स्टॉक हमें 3 लाख रुपये का दिया गया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, इसमें से हम 7 लाख में से 3 लाख रुपये कम कर देंगे तो 4 लाख रुपये जो हमारी होगी लिक्विड या क्विक एसेट्स हो जाएगी। अगला बिंदु है हमारा एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो के लिए, और इसके लिए हम एसेट्स निकालेंगे तो कौन सी होंगी, कैश होंगी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होंगी। बैंक बैलेंस यहाँ में दिया हुआ नहीं है तो इन दो चीज़ों का हम जोड़ कर लेंगे जो हमारी लिक्विड या एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स जो है वो हो जाएंगी। तो कैश हमारी है 50,000 रुपये और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं 2 लाख रुपये की, तो ये कुल मिलाकर के हो गया 2.5 लाख रुपये। अब कैलकुलेट करेंगे हम करंट रेशो की। करंट रेशो जैसा हम जानते हैं करंट एसेट्स बटा करंट लाइबिलिटीज़। अब एसेट्स की हमने गणना कर ली है तो 7 लाख और करंट लाइबिलिटीज़ 3 लाख रुपए की, भाग देंगे हम इसे तो 2.33:1। चूँकि हम जानते हैं कि इसका आदर्श अनुपात जो है 2:1 होता है और यह 2:1 से अधिक है, यानी 2.33 है, अनुपात 1 है, तो यह एक संतोषजनक अनुपात है। अगला हमारा बिंदु है क्विक और एसिड टेस्ट रेशो का। क्विक और लिक्विड एसेट्स की हमने गणना करी थी। कैसे करी थी? करंट एसेट्स में से स्टॉक कम करके क्विक एसेट्स की हमने गणना कर ली थी और ये हमारे आए थे 4 लाख रुपए के। तो 4 लाख की जो हमारी क्विक एसेट्स हैं इसको हम करंट लाइबिलिटी से भाग दे देंगे और ये 3 लाख रुपए हैं, तो ये अनुपात हमारा आएगा 1.33:1 और आदर्श अनुपात हमारा जो है वो 1:1 है और उससे यह अधिक है, यानी यह एक संतोषजनक अनुपात है। तीसरा अनुपात हमारा वो है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स या एब्सोल्यूट क्विक एसेट्स रेशो का अंदर। इसमें हम निकालेंगे तो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स हमने निकाल ली है, पहले गणना कर ली है, और इसके अंदर हमने किन किन चीज़ों को शामिल किए हैं? इसके अंतर्गत हमने शामिल किया है कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को बटा करंट लाइबिलिटीज़ माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमारी आएगी लिक्विड लाइबिलिटीज़। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिया हुआ होता तो हम इसका पूरा का पूरा करंट लाइबिलिटीज़ को ही शामिल करते हैं। अब यहाँ पे चूँकि बैंक ओवरड्राफ्ट दिया गया है तो हम गणना करेंगे तो ये हमारे पास में करंट लाइबिलिटीज़ में से बैंक ओवरड्राफ्ट कम कर देंगे। हमारी करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है? 3 लाख रुपए की। वेरी गुड। 3 लाख में से बैंक ओवरड्राफ्ट हम कम कर देंगे तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा 1,30,000 रुपये है, तो हमारी लिक्विड लाइबिलिटीज़ आएगी 1,70,000 रुपये की। 2.5 लाख हमारी एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स हैं और हमारा लिक्विड लाइबिलिटीज़ हैं 1,70,000 रुपये। इसका अनुपात हमारे पास आएगा 1.47:1 और आदर्श अनुपात कितना है हमारा? 0.5:1। यह उससे बहुत ज़्यादा अधिक है, तो हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि किसी भी संस्था के अंदर अगर संसाधन बेकार में नहीं रहने चाहिए,
यानी 0.5 से ज़्यादा संसाधन हमारे पास में हैं, तो इसका मतलब है कि हमने कहीं ना कहीं हमारे इन तरल संपत्तियों का पूर्णतया उपयोग नहीं किया है। हमें निर्वचन देना होता है। 0.5 से ज़्यादा जाते, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया हमारा, लगभग देखो ये 2-3 गुना के लगभग हो गया, तो इतना नहीं होना चाहिए। 0.5:1 ही होना चाहिए, ये उससे बहुत ज़्यादा अधिक है। यहाँ यह सही है ये कि हमारे मार्केट के अंदर बहुत अच्छी वैल्यू है, हम बहुत आसानी से हमारे तरल जो दायित्व है उनका भुगतान कर सकते हैं, परंतु एक सीमा से अधिक कैश को रखना भी कोई ज़्यादा समझदारी वाला काम नहीं होता है। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझती हूँ कि आपने इन तीनों अनुपातों की गणना करना आसानी से सीख लिया होगा और इसी के साथ आप अपने अन्य क्वेश्चन भी कर पाएंगे।